Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about solar waste. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सोलर वेस्ट होता क्या है? देखिए, जो भी सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट सोलर एनर्जी, वो आज नहीं तो कल वो डिस्कार्ड तो होंगे ही, उनका एक लाइफ साइकिल होगा, उसके बाद उनको डिस्कार्ड करना होगा। तो दोज डिस्कार्डेड सोलर पैनल्स आर सोलर वेस्ट। और हमारे देश के अंदर इन सोलर पैनल्स को, जो डिस्कार्डेड सोलर पैनल्स हैं, इनको रिसाइकल करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी या पॉलिसी है नहीं, कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है नहीं, एंड दैट इज व्हाई दीज सोलर पैनल्स आर सोल्ड एट स्क्रैप करेंटली इन द कंट्री। तो मौजूदा टाइम में वी डू नॉट हैव एनी सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, बट एट द सेम टाइम वी आर हैविंग वेरी एम्बिशियस सोलर पावर इंस्टॉलेशन टारगेट्स। हमारा टारगेट है कि हम लोग लगभग 250 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करें बाय 2030। अभी तो पहला टारगेट है कि 100 गीगावाट को अटेन करें, एंड देन इट इज एन एस्टिमेटेड आइडिया कि लगभग हम लोग 2030 तक 100 गीगावाट 250 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं हम लोग, लेकिन सोलर वेस्ट को मैनेज करने की कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है। सो फॉर दैट रीजन एक्सपर्ट्स बिलीव कि सोलर वेस्ट आर गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन कमिंग ईयर्स। सोलर वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं वो भी समझिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। देखिए, सोलर पैनल्स के अंदर कई सारे हजार्डस ई वेस्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स लाइक लीड, कैडमियम, और ये फिर ग्राउंड वाटर में मिल सकता है। कई दफ़ा होता क्या है कि वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए उनको बर्न किया जाता है, उसको कहा जाता है इंसिनरेशन प्रोसेस। जहाँ डंपिंग साइट पे आप देखेंगे कि कभी कभार उनको जलाया जाता है। तो इंसिनरेशन करने से ये जो वेस्ट्स हैं, ई वेस्ट लाइक लीड, कैडमियम, दे माइट गेट मिक्सड इनटू द एयर आल्सो एंड कैन लीड टू एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सोलर वेस्ट। हेल्थ हजार्ड होगा, व्हेन देयर विल बी पॉल्यूशन देन देयर विल बी हेल्थ हजार्ड, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन इरिटेशन एंड ऑल। फाइनेंशियल लॉसेज, जो मेजर प्रॉब्लम होगा वो होगा फाइनेंशियल लॉसेज टू द इकोनॉमी। सी, ये जो सोलर फोटो वोल्टाइक वेस्ट्स हैं, ये काफ़ी वैल्यूएबल हैं और इनको हम लोग स्क्रैप के तरीके से डिस्कार्ड कर रहे हैं, बट दे इंक्लूड सम ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स लाइक सिल्वर, सिलिकॉन, इवन लीड, कैडमियम, दीज आर इम्पॉर्टेंट। और इनको अगर प्रॉपर तरीके से रिसाइकल किया गया तो बहुत सारा रिसोर्स वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये तीन मेन समस्याएं हैं जो अराइज हो रही हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉपर सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। अगर डेटा देखा जाए, क्वांटिटी देखी जाए, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट या सोलर वेस्ट कितना हो रहा है हमारे देश के अंदर अभी तक, तो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है इनेबलिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको मैंने बताया कि मेंस के आंसर्स अच्छे तभी माने जाते हैं जब उसमें आप सोर्स कोट करें, अप्रोप्रिएट डेटा कोट करें। तो अगर सोलर वेस्ट पे प्रश्न आ गया, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रश्न आ गया, तो आपको इस एनालिसिस, इस रिपोर्ट का नाम मेंशन करना होगा कि रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नेम्ड इनेबलिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट के हिसाब से 100 किलो टन ऑफ सोलर वेस्ट जनरेट हुआ था साल 2022-23 में, और ये सोलर वेस्ट एक्सपेक्टेड है कि इट विल गो अप टू 600 किलो टन बाय 2030 एंड इट मे फर्दर राइज इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर इन कमिंग ईयर्स। जिस तरीके के हमारे सोलर पावर जनरेशन के टारगेट्स है, करेंटली आवर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इज समवेयर क्लोज टू 73 गीगावाट, but it is expected to jump to about 292 गीगावाट बाय 2030। और हाल फिलहाल में कई सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं सोलर पावर जनरेशन को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसमें सोलर रूफ
टॉप पैनल्स लगाए जाएंगे 1 करोड़ परिवारों में। हमने प्रीलिम्स के दौरान देखा भी था। इस तरीके के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, इस कारण से सोलर वेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर, एंड दैट इज व्हाई इट इज हाई टाइम कि वी नीड टू डेवलप आवर ओन सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। ये जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट में सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए गए हैं। कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले तो एक प्रॉपर एस्टिमेशन करना होगा। अभी ये जो भी डेटा है, ये काफ़ी रफ, ये क्रूड डेटा है विथ रिस्पेक्ट टू सोलर मैनेजमेंट जनरेशन। तो सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट करना होगा इन ऑर्डर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि सोलर वेस्ट कितना जनरेट होगा इन कमिंग ईयर्स। उसके अलावा रिसाइकल के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर वेस्ट पैनल के, उनको इंसेंटिव दिया जाए। जैसे एलईडी बल्ब्स के लिए इंसेंटिव मॉडल लाया गया था कि जो एलईडी बेचने वाली कंपनियां हैं वही वो एलईडी बल्ब वापस खरीद लेंगी, तो उनको उसके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर रिसाइकलिंग हो सकता है। वैसे ही जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाए, थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए कि इफ़ यू डू रिसाइकलिंग द गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिल करके नए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स डेवलप किए जाए, टेक्निक्स डेवलप किए जाए सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। एंड वी नीड टू डेवलप अ प्रॉपर मार्केट अराउंड रिसाइकलिंग। यू सी, इंसेंटिव या सब्सिडी सरकार देगी इन अर्ली फेज, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुद ही सोलर वेस्ट को रिसाइकल करें। बट दिस इज नॉट ए सस्टेनेबल मॉडल। सरकार सब्सिडी कब तक देगी? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर शुड बी अ प्रॉपर डेवलप्ड मार्केट वेयर देयर शुड बी demand for solar waste, or demand should not be in the form of a scrap, but demand of the solar waste the way they are because of their critical minerals, और उसको रिसाइकल करने वाली इंडस्ट्रीज हो, उसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करे और एक पूरा का पूरा मार्केट सिस्टम डेवलप हो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इवन फॉर सोलर वेस्ट। प्रॉपर उनकी रिसाइकलिंग हो, तब जाकर के जो हमारा टारगेट है सर्कुलर इकोनॉमी का, आई होप सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मिनिमाइजिंग वेस्टेज, वो टारगेट हमारा पूरा हो पाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये बोर्ड वर्क है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक सोलर वेस्ट। सोलर वेस्ट होते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फ्रॉम सोलर पैनल्स। प्रॉब्लम क्या है सोलर वेस्ट के कारण? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ई वेस्ट लाइक लीड एंड कैडमियम। हेल्थ हजार्ड होंगे, रिसोर्स वेस्टेज होता है, क्रिटिकल मिनरल्स आर डिस्पोज्ड एट स्क्रैप वैल्यू। क्वांटम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा आंसर का जो महत्व है, ग्रेविटी है, वो इस तरह की चीजें बताएंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का रिपोर्ट आया था इनेबलिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री। उसके हिसाब से 100 किलो टन ऑफ सोलर वेस्ट जनरेट हुआ साल 2022-23 में। इट कैन गो अप टू 600 किलो टन बाय 2030। अदरवाइज तो सब लोग लिखेंगे सोलर वेस्ट बुरी बात है, इसको नहीं होने देना चाहिए, हमें सर्कुलर इकोनॉमी करना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, ये लोग गेस वर्क करके भी लिख देंगे। बट द मोमेंट यू राइट दीज फ्यू थिंग्स यू विल बी एबल टू स्कोर एडिशनल 2-3 मार्क्स। दैट विल बी द डिफरेंस। इसी रिपोर्ट में सजेशन भी दिया गया है प्रॉपर एस्टिमेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, इंसेंटिवाइजिंग फॉर रिसाइकलिंग, टेक इंटरवेंशन, रिसाइकल मार्केट को पूरी तरह से डेवलप करना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, हो सके तो खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आंसर लिखना शुरू करना है। अब रोज 2 आंसर लिखने हैं मिनिमम, जिनको भी मेंस लिखना है। और जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी उनके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट्स भी दे रखा है। इस हिंट्स को देख करके आप आंसर लिखिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, न्यू ईवी पॉलिसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत सरकार हाल फिलहाल में लेकर के आई है एक नई पॉलिसी इन ऑर्डर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इसके लिए एक नई पॉलिसी लाई है। इसके अंतर्गत क्या करेगी सरकार कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, अगर वो भारत के अंदर अपनी कार्स बेचना चाहते हैं एक्सपोर्ट करके, तो अभी उनको लगभग 60% से लेकर के 100% तक का इंपोर्ट ड्यूटी देना होता है। मतलब अगर 50 लाख की कार है तो 50 लाख आपको और इंपोर्ट ड्यूटी भरना है।
1 करोड़ की कार हो जाएगी, तो काफ़ी महंगी हो जाती हैं वो कारें, जिस कारण से इंडियन मार्केट को वो कैप्चर नहीं कर पा रही। सरकार ने अब इन कंपनियों को मौका दिया है कि आप हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा देंगे। 60% से लेकर के जो 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी है अभी, उसको हम लोग घटा करके 15% कर देंगे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बशर्ते देयर विल बी वन कंडीशन दैट these companies will have to invest rupees 4150 crore minimum in our country and will have to set up इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये करना होगा आपको। तो सरकार ने दिमाग लगाया है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करते हैं, इंकरेज करते हैं भारत के अंदर फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। द मोमेंट इंडिया के अंदर फैसिलिटी सेटअप होंगी तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, एंड दिस इज हाउ इंडिया के अंदर फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो पाएगा। करेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अभी पूरी तरह से एक्सपैंड या अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहा है। तो ये जो नई पॉलिसी है, इससे जो सबसे पहला फायदा उम्मीद किया जा सकता है वो हो सकता है कि टेस्ला की एंट्री भारत में हो जाए। 2021 से ही टेस्ला भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए, ताकि टेस्ला भारत के मार्केट को टैप कर पाए। अब भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है, हमारे यहाँ आना है, हम इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे, लेकिन पहले हमारे यहाँ प्लांट सेटअप करो और 4150 करोड़ कम से कम लगाओ। तो हो सकता है टेस्ला माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको और भी सारे इनिशिएटिव्स याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। मेंस में आपको ध्यान रखना है कि मेंस में आप वो लिखते हैं जो आपको पता है, प्रीलिम्स में आपको वही बताना होता है जो पूछा गया है। अगर सवाल बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है तो ठीक, नहीं तो फिर यू कांट डू मच अबाउट इट। बट इन मेंस इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ एंड यू आर हैविंग इनफ रिसोर्सेज, तो आप फिर अपने आंसर को अपने हिसाब से बढ़िया बना सकते हैं। तो मोटा मोटा प्रश्न आता है मेंस में, इसीलिए उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। डिफरेंट पीपल विल राइट इन डिफरेंट मैनर, मोटा मोटा प्रश्न आएगा। सो इफ ईवी पे प्रश्न आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, देन यू शुड बी एबल टू रिकॉल एटलीस्ट 4 5 इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये रिसेंट इनिशिएटिव आपको याद होना ही चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम हाल फिलहाल में लेकर के आई है सरकार, 1 अप्रैल से ये लॉन्च होगा, और 2 3 महीनों में ही 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई के बीच में ही भारत सरकार का टारगेट है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्ट पेस में प्रमोट किया जाए। उसके अलावा फेम स्कीम है, फेम स्कीम के अंतर्गत, ये काफी पुराना स्कीम है, फेम पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 आया। इसका मेन गोल है टू डेवलप नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड और नॉट गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर्स। जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कैसे होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के करेगा क्या। फिर एक नई पॉलिसी लाई गई है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। तो अलग अलग इस तरीके के सेटअप्स लगाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे, जहां पे जाकर के आप अपने डिस्चार्ज बैटरी को स्वैप कर सकते हैं, बदल सकते हैं फ्रॉम अ चार्ज बैटरी। तो चार्जिंग में वक्त लगता है, ईवी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि चार्जिंग टाइम लगता है और उतना वेट कोई कर नहीं सकता। तो उस चीज से बचने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, वेयर पर्सन having EV can go and swap discharge battery with charge battery. E-Amrit portal. E-Amrit portal provides various suggestions, ideas and information about electric vehicles, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कई सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी। वो सारे जो इंफॉर्मेशन है वो ई अमृत पोर्टल पे मिलता है। उसके अलावा सिडबी लेकर के आई थी मिशन 50 के ईवी फॉर इको इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, 4 5 भी आप याद रख पाए तो इट विल बी गुड। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम गवर्नमेंट, ये तो हमने पीटी के दौरान भी रटा था, प्रीलिम्स के दौरान। असम सरकार का टारगेट है कि 2 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए बाय 2026 इन द स्टेट ऑफ असम। मेंस में अगेन एग्जैक्ट फैक्चुअल चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मोटा मोटा याद रखिए 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2026। 25%
जो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी 2026 में, असम सरकार का टारगेट है कि उसमें से कम 25% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। और अगले एक साल में असम सरकार इज टारगेटिंग ओनली इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेस बाय एएसटीसी विल बी देयर इन गुवाहाटी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी इनकरेज किया जाएगा कि वो या तो सीएनजी नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। तो एयर पॉल्यूशन को लेकर के अभी गुवाहाटी, आपको पता है, इट वाज इन न्यूज। तो वहां पे हो सकता है वो प्रश्न पूछ लें कि एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ असम गवर्नमेंट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, सरकारी व्हीकल्स हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 100% उसको ईवी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय 2030। दैट इज द पॉलिसी ऑफ असम गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। न्यू ईवी पॉलिसी जो बिल्कुल नया इनिशिएटिव है, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन अप टू 15% फ्रॉम करेंटली 60% टू 100% ऑन ईवी। But a condition is that minimum investment of rupees 4,150 crore is required. These are the initiatives to promote EV by the central government. This is the initiative by the Assam government to promote EV in Assam. इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पूरा मैंने हिंट्स लिख करके दिया है। इफ नीडेड रीड द हिंट्स अगेन। आई विल से द डेटा इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर एबल टू मग अप दीज डेटा कि ईवी जो है वो काफी चीपर है, 80 पैसा पर किलोमीटर आज कंपेयर टू पेट्रोल बेस्ड विच ऑन एन एवरेज टेक 7 to 8 रुपीज पर किलोमीटर। सो दीज डेटा, छोटे छोटे डेटा, देखिए बातें तो कोई भी बना लेगा कि ईवी जो है इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है और हमारा इंपोर्ट घटाएगा, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस घटाएगा, दैट एनीवन कैन राइट, बट फ्यू डेटा एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस कि इस सरकार ने कहा, मिनिस्ट्री ने कहा, तो दैट मेक्स योर आंसर बेटर। मैंने हिंट्स दे रखा है, आप चाहिए तो हिंट्स देख करके आंसर अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो खुद से अटेम्प्ट कीजिए। एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है न्यूज? तो हाल फिलहाल में द फर्स्ट फेज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया, शॉर्ट में कहें तो ARTCI, was inaugurated at सिलखेरा इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस तरीके का यह स्ट्रक्चर है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है मध्य प्रदेश के, इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसका नाम है ARTCI, एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया। इसको डेवलप करने के लिए फंड दिया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने और इसको ऑपरेट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे। ये ARTCI करेगा क्या? ये इस तरीके से ओपन फील्ड में इसको बनाया गया है। इसमें 25 अलग अलग तरीके के हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं और ये जो ARTCI है ये वेदर रिलेटेड डेटा कैप्चर करेगा, विंड पैटर्न को कैप्चर करेगा, मॉइस्चर को कैप्चर करेगा, फिर जो मॉनसून के टाइम में बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिप्रेशन बनता है, लो प्रेशर एरिया, उसका कितना वेरिएशन होता है ईयर आफ्टर ईयर, वो सारे डेटा कैप्चर करेगा लॉन्ग रन में। तो बेसिकली मॉनसून से रिलेटेड जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जिसके कारण ज्यादातर बारिश होती है भारत में, लगभग 70% बारिश साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण होती है और उस पे हमारा एग्रीकल्चर काफी हद तक डिपेंडेंट है बिकॉज अबाउट 50% ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन रेन फेड। तो 50% एग्रीकल्चरल लैंड रेन फेड है। तो मॉनसून को बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए इसके लिए ये डेटा कलेक्ट करेगा और लॉन्ग रन में उन डेटा के बेसिस पे this ARTCI will be able to make accurate rainfall predictions and that will directly help in augmenting farmers income और reducing agricultural losses। जैसे हमें पता चल जाएगा कि बारिश इस साल कम होने वाली है तो we can disseminate information टू द फार्मर्स कि किस तरीके के क्रॉप्स उनको इस साल उगाने चाहिए। तो ARTCI को आप मेंशन कर सकते हैं मॉनसून प्रेडिक्शन के लिए और एग्रीकल्चर में फार्मर्स के इनकम ऑगमेंटेशन के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% जो हमारा एनुअल रेनफॉल है भारत का वो डिपेंड करता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के ऊपर जो जून से सितंबर के बीच में होता है
और इसी बारिश पे एग्रीकल्चर हेवली रिलाइज, एग्रीकल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया हेवली रिलाइज इन दिस रीजन। ये है पूरा का पूरा मॉनसून का कोर जोन जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। और इस साउथ वेस्ट मानसून पे ये पूरा का पूरा एरिया और यहाँ का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। इसीलिए इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आप देखें तो सिलखेरा जो है वो मध्य प्रदेश में है, और उसके बिल्कुल सेंटर में ये ARTCI लगाया गया है। ART का जो सेकेंड फेज होगा, ये तो पहले फेज में यहाँ सिलखेरा मध्य प्रदेश में लगाया गया है, जो कि मॉनसून को स्टडी करेगा और लॉन्ग टर्म में मॉनसून की प्रेडिक्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ART का जो सेकेंड फेज है वो प्रपोज्ड है, अभी एग्जैक्ट लोकेशन इज नॉट डिसाइडेड, बट इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इन ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और ART का जो सेकेंड फेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फैसिलिटी होगा, इसका टारगेट होगा टू स्टडी थंडर स्टॉर्म प्रोसेसेस, थंडर स्टॉर्म को स्टडी करेगा। तो यही है ART फेज 1 सिलखेरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। फैसिलिटी हैज 25 हाई एंड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट विल ऑब्जर्व weather record data like pressure, wind, moisture, etc, and in long run it will help in making accurate rainfall prediction। तो ये जो सिलखेरा में इसको सेटअप किया गया है, इट इज एट द सेंटर ऑफ कोर मॉनसून जोन ऑफ इंडिया, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इट इज ऑपरेटेड बाय IITM पुणे। फेज 2 में इट इज प्लान्ड इन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड फोकस विल बी ऑन स्टडिंग थंडर स्टॉर्म। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about fact checking unit by the government. This topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view। देखिए, यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, इतना डिटेल में अब रटने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए, बट भारत सरकार आप कह सकते हैं, उन्होंने एक नया बॉडी क्रिएट किया है जिसका नाम है फैक्ट चेकिंग यूनिट। दिस बॉडी FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट विल वर्क अंडर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। ये फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या करेगा कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है सरकार के अगेंस्ट विच इज फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो उसको ये फ्लैग करेगा, हाईलाइट करेगा, एंड इट विल आस्क दैट पर्टिकुलर इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू रिमूव दैट कंटेंट। तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट विल be used in order to curb spread of any false information against the government on social media। false information related to the central government and its agencies on social media, इसको रोकने के लिए बनाया गया है फैक्ट चेकिंग यूनिट। ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, एज आई सेड, इट विल बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून के अंतर्गत आएगा। दिस हैज बीन क्रिएटेड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो ये जो IT एक्ट है साल 2000 वाला, इसके अंतर्गत एक रूल अनाउंस किया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2023। इसी रूल्स के अंतर्गत इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को बनाया गया है। अब इतना डिटेल में आपको याद रखना है PT में कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस कानून के अंतर्गत बना, ये सब PT में काम आता है। मेंस में क्या काम आएगा? इंटरनल सिक्योरिटी पे, साइबर सिक्योरिटी पे कभी प्रश्न आया, मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी पे ओवरऑल या साइबर सिक्योरिटी में आया, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट वुड बी अ मेजर टू टैकल द प्रॉब्लम्स और थ्रेट अराइजिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का क्या खतरा होता है या हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी पे, इससे रिलेटेड प्रश्न पहले भी आए हैं कि सोशल मीडिया से क्या क्या खतरा हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी को, उस पर प्रश्न आए हैं। वहां पे आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ए फैक्ट चेकिंग यूनिट इन ऑर्डर टू कर्ब द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। यही बातें यहाँ लिखी हैं। फैक्ट चेकिंग यूनिट स्टैट्यूटरी बॉडी एज पर IT एक्ट अंडर PIB, इट विल फ्लैग एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, दैट प्लेटफॉर्म विल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू रिमूव इट and this will prevent the misuse of social media and disturbing internal security। Next topic is about Zomato Green Uniform Plan। This topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view। अगेन सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं, लेकिन आप आंसर राइटिंग में इसका जिक्र कर सकते हैं। तो ये क्या मामला है और एथिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा, उसको समझने के लिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एथिक्स पेपर में जो हमने पढ़ा है।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तीन बेसिक टर्म हमने जो पढ़े हैं। सबसे पहला वैल्यूज। वैल्यूज आपको याद होगा, इट इज सेट ऑफ प्रेफरेंसेस और चॉइसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, few people prefer non-vegetarian food, others prefer vegetarian food. This is values. Values are basic preferences, choices. But when some values become very strong, they no longer remain mere preference or choice. They become so strong that these values become basis for determining right against wrong. Such values become part of morality of an individual. तो कुछ लोग वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं। बट अगर नॉन वेजिटेरियनिज्म को लेकर के आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वालों को आप इमोरल कहना शुरू कर देंगे, बिकॉज ईटिंग नॉन वेजिटेरियनिज्म इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ वैल्यू फॉर यू, और ईटिंग वेजिटेरियनिज्म इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ वैल्यू। तो सम वैल्यूज, वैसे तो वैल्यूज आर प्रेफरेंसेज और चॉइसेस कि आई लाइक सेडान कार और आई love swimming. These are values, my preferences, but certain values become very strong. They become basis of determining right against wrong, and those values become morality for an individual. But values and moralities both are part of individual's thought process only. But when certain morality, कुछ एक पर्टिकुलर मोरालिटी समाज के अंदर कंसेंसस बनाने लगती है, जैसे समाज में ज़्यादातर लोग मानने लगते हैं कि नहीं 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 नहीं, वेजिटेरियन फूड ही अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन खाना बुरी बात है, तो वैसे समाज का एथिकल स्टैंडर्ड हो जाता है उस आइडिया के अराउंड। तो बेसिकली जिन्होंने, आई होप आपको बात याद आ रही होगी एथिक्स क्लास की, वैल्यूज आर इंडिविजुअल सेट ऑफ प्रेफरेंसेस और चॉइसेस। Certain preferences or choices of individual become very strong, and these preferences become basis for determining right against wrong. Such choices are no longer just value but known as morality of that individual. और वो इंडिविजुअल जिस समाज में रहता है और आसपास के लोगों की भी इस तरीके की मोरालिटी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, अपनी मोरालिटी, कॉमन मोरालिटी के बेसिस पे कंसेंसस क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उस समाज में उस मोरल स्टैंडर्ड को वो लोग एक कोड की तरह फॉलो करते हैं, विच इज नोन एज एथिक्स ऑफ दैट सोसाइटी। तो बेसिकली एथिक्स इज अ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट अगेंस्ट रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। जैसे कोई प्रॉपर ट्रेडिशनल वैष्णव सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी होगा, तो उसका एथिकल स्टैंडर्ड होगा नॉट टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, उसका एथिकल स्टैंडर्ड होगा इन फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म, राइट? क्योंकि वहां पे रहने वाले जितने लोग हैं उनकी मोरालिटी में लगभग एक कंसेंसस है अराउंड वेजिटेरियनिज्म। अब करंट केस पे आ जाते हैं। देखिए, जोमेटो जो फूड डिलीवरी ऐप है, आपको पता है, इसने हाल फिलहाल में फैसला किया कि वेजिटेरियन खाने वालों के लिए और वेजिटेरियन सप्लाई वालों के लिए वो ग्रीन यूनिफॉर्म रखेंगे और नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए रेड रखेंगे। नॉर्मली तो सबके लिए रेड ही रहता है, आपको पता है, बट उन्होंने सोचा कि ऐसे दो अलग अलग हम लोग यूनिफॉर्म करेंगे फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। लेकिन उन्होंने इस प्लान को जैसे ही लॉन्च किया, उसके तुरंत कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद ही इस प्लान को उन्होंने वापस से भी ले लिया, स्क्रैप कर दिया, क्योंकि उनको तुरंत ये बात समझ आ गई कि कई सारे ऐसे सोसाइटी, ऐसे जगह हैं जहां पे नॉन वेजिटेरियनिज्म को इमोरल माना जाता है। इनफैक्ट कुछ तो जगह ऐसे हैं जहां अनएथिकल भी माना जाए। ऐसे कई सारी ऐसे बिल्डिंग्स हो जाती हैं, कोई एरिया हो जाता है जहाँ पे लोग जो हैं, जैसे जैन समाज है पूरा, मान लीजिए, जहाँ कहीं सेटल्ड है, तो वो नॉन वेजिटेरियन उनका, उनके लिए अनएथिकल है। इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट मैटर ऑफ प्रेफरेंस और चॉइस फॉर देम। तो उस एरिया में ये जो रेड कलर के यूनिफॉर्म पहन के अगर कोई जोमेटो ऐप के डिलीवरी वाले हैं, तो दे माइट बी टारगेटेड, दे माइट बी हैरास्ड, सो दीज प्रॉब्लम्स में अराइज, एंड दैट इज वाई जोमेटो ने ये प्लान, जो यूनिफॉर्म वाला प्लान था, उसको वापस से भी ले लिया। तो ये हाईलाइट करता है जोमेटो का ये विड्रॉवल। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में, तो विड्रॉवल ऐसे लिखेंगे कि विड्रॉवल ऑफ द यूनिफॉर्म सेग्रीगेशन प्लान बाय जोमेटो हाइलाइट्स कि वेजिटेरियनिज्म इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ प्रेफरेंस और वैल्यू फॉर इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज इन इंडिया, बट इन मेनी सोसाइटीज इट इज एन एथिकल स्टैंडर्ड। ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है, आया भी है पहले,
morals helps the individual to judge between right and wrong, while values motivate the individual to do something. डिस्कस। तो ब्रीफली इसमें आपको करना क्या है, आपको मोरालिटी और वैल्यूज के बीच का अंतर एक्सप्लेन कर देना है। चाहिए तो एक आधा लाइन पासिंग रेफरेंस में मोरालिटी को एक्सटेंड करते हुए एथिक्स भी लिख दीजिएगा, एक आधा एग्जांपल दे दीजिए, हो गया जवाब। कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ एचडीए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।